जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में हैं श्री राजेश दुबे जी। नाम ही काफ़ी है। छत्तीसगढ़ की अगर पत्रकारिता की बात करें तो एक लंबा 35 साल का एक अनुभव, और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि पत्रकारिता में एक मापदंड हुआ करता था देशबंधु, एक ऐसा अखबार जिसने छत्तीसगढ़ में जर्नलिज्म और पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया, एक नई परिभाषा दी। एक ऐसा अखबार था जिसको पढ़े बिना लगता था कि आप पत्रकारिता मतलब अधूरी है। सारे जितने बड़े अखबार हुए उन सब के समकक्ष और बहुत सारे नामी गिरामी जितने पत्रकार हुए, चाहे राजनाथ मिश्रा जी हो, चाहे मायाराम सुरजन जी हो, सत्येंद्र गुप्ता जी, गुमास्ता जी हों, बहुत सारे बसंत तिवारी जी हो, उसके अलावा और अनगिनत कितने लोगों के साथ में आपके कार्य का अनुभव है। राजेश भैया, आपका स्वागत है। पुराने समय में जब आपने पत्रकारिता शुरू करी तो बड़ा कठिन समय हुआ करता था। मुझे याद है कि एक बार कहा करते थे सत्येंद्र गुमास्ता जी भी कि पहले पत्रकार को कलेक्टर बुलाया करता था अपने घर में चाय पिलाने के लिए, पर आज की जर्नलिज्म अगर बात करेंगे तो कलेक्टर ये सोचता है कि कब ये यहाँ से आ ही नहीं मेरे पास में, मेरे से बात ही नहीं करें। वो एक मान सम्मान था और बहुत अच्छे लोग थे, बड़ी मेहनत करके। मतलब जर्नलिज्म को मुझे लगता है कि ऐसा दौर माधवराव सप्रे से हम लोग शुरू करें अगर कि पत्रकारिता में यहाँ पे छत्तीसगढ़ से शुरू किए उन्होंने, छत्तीसगढ़ मित्र से, और उसके बाद में बहुत सारे और भी लोग आए। क्या कहेंगे राजेश भैया? देखिए, मेरी जो पत्रकारिता है 1984 से शुरू हुई और उस ज़माने में अविभाजित मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का स्कूल कहा जाता था युग धर्म को। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस स्कूल से पत्रकारिता शुरू की, और पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता था, कॉलेज जिसे कहा जाता था, वो था देशबंधु। 1984 में मैंने युग धर्म से शुरुआत की। उसके बाद 2 साल बाद मैंने देशबंधु में सेवाएं अपनी देनी शुरू की, और एक लंबा समय मेरा देशबंधु परिवार, देशबंधु के साथ गुजरा। मैं छत्तीसगढ़ में उन चंद सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिनको मायाराम सुरजन जी का, सत्येंद्र गुमास्ता जी का, राजनारायण मिश्र जी का, रामाश्रय उपाध्याय जी का, बसंत तिवारी जी का, गिरजा शंकर अग्रवाल जी का और सुनील कुमार जी का मार्गदर्शन मिला। आज जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उस समय की पत्रकारिता कैसी हुई होगी। युग धर्म में हैंड कंपोजिंग हुआ करती थी, हैंड कंपोजिंग होती थी, उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग होती थी, उसके बाद रात को जो कंपोजिटर होते थे जितनी भी मात्राएं हैं सबको अलग अलग खांचे में रखते थे। तो उस दौर में पत्रकारिता बहुत चुनौतीपूर्ण थी। बीते 35 सालों में मैंने पत्रकारिता को देखा है, बहुत करीब से देखा है, देखा भी नहीं कहूँगा, मैंने जिया है उस पत्रकारिता को। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता का सवाल है तो बहुत गौरवशाली अतीत छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता का रहा है, चाहे वो भोपाल हो चाहे दिल्ली हो। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को और यहाँ की पत्रकारिता को बेहद सम्मान की नज़रों से देखा जाता रहा है और आज भी देखा जाता है। बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोगों से काम किया, बड़ा मात्रा को निकाल के तो वापस रखना। फिर कंप्यूटर का एक युग आया, कंप्यूटर के बाद में अभी डिजिटल का है कि लोग खुद ही मोबाइल में खुद ही टाइप कर लेते हैं। पहले तो सारी चीज़ें दूसरी वो करती थी। वो चीज़ें और वो वैल्यू मुझे लगता है आज कहीं गिरावट हुई है उसमें बहुत ज़्यादा। देखिए, उस समय तो बड़े मेहनत करके रात भर एक हेडिंग सोचने में, मतलब हम लोग को 3 दिन लगता था कि यार ये मैंने स्टोरी लिखी है, इस स्टोरी का हेडिंग क्या लगाऊं करके। आज तो फटाफट इंस्टेंट कॉफी जैसा है कि 10 मिनट में 5 मिनट में आपको करना है। देखिए तपेश जी, समाज के सभी वर्गों में गिरावट आई है और पत्रकारिता उससे अछूता नहीं है। हम लोगों को असाइनमेंट दिया जाता था कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि रेलवे स्टेशन की बदहाली पे या रेलवे स्टेशन की व्यवस्था पे हमको स्टोरी करनी है, तो हमारे संपादक महोदय जो भी हुआ करते थे हमको टाइम दिया करते थे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन। स्वाभाविक है, बहुत ख़राब लगता था एक स्टोरी में 6 दिन। उसके बाद जब हम कच्चा माल परसते थे, हमारे वरिष्ठ उसको संवारते थे, सजाते थे, और जिस दिन उसका प्रकाशन होता था
यकीन मानिए, जिस विभाग की स्टोरी हो, जिस संस्था की स्टोरी हो, उस संस्था में उस दिन हड़कंप मच जाता था। बहुत मेहनत करते थे, इतने एंगल्स होते थे, इतनी चीज़ें होती थी। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना होता था, उससे पहले डिस्कशन होता था कि आप अगर फलाने मंत्री या फलाने अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो तो आपको इन इन बिंदुओं पे बात करना है। उसकी ब्रीफिंग दी जाती थी कि इसकी पृष्ठभूमि ये है। आज नहीं कि हमारे पास सूचना आ गई कि फलाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम कैमरा उठाए या अपना डायरी उठाए और चल दिए। ऐसा नहीं होता था। होमवर्क करके जाते थे, होमवर्क करके जाते बाद में गाइडेंस भी रहता था। बिल्कुल, कि यार ये बात थी, वही भूल जाते थे हम लोग, तो हमारे वरिष्ठ मुझे नहीं मालूम है कि वो परंपरा देशबंधु में अभी है कि नहीं है, लेकिन देशबंधु में रोज सुबह ललित जी मीटिंग लेते थे, उसमें सभी वरिष्ठ बैठते थे। विषय तय होता था कि आज का अग्रलेख एडिटोरियल किस पे लिखना है, क्यों लिखना है, क्या लिखना है और कौन लिखेगा। वो परंपरा मुझे नहीं लगता अब किसी भी संस्थान में हो। तो जो आप गिरावट की बात बोल रहे हैं, उसके लिए हम जैसे वरिष्ठ लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं। और जिन्होंने पत्रकारिता को अपना पेशा बनाया है, व्यवसाय बनाया है, पैशन बनाया है, उन लोगों में उस धैर्य की भी कमी है कि वो अपने वरिष्ठों को ना सुनना चाहते हैं, ना बताना चाहते हैं। वरिष्ठों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो अपने अधीनस्थों को बिठाएं, उनसे डिबेट करें, शहर में, प्रदेश में, देश में क्या हो रहा है। तो ये गिरावट दोनों तरफ से है। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अब इतना सूचना का कहा जाए कि जब से मोबाइल आया, डिजिटल आया हुआ है, विस्फोट हो गया है। इतनी सारी सूचनाएं, उसमें पाठक भी अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या करें, टीवी देखें कि डिजिटल देखें कि प्रिंट करें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि क्या लगता है कि प्रिंट की महत्ता आज भी है। प्रिंट की महत्ता न कभी खत्म हुई है, न कभी खत्म होगी। उसकी वजह है, उसकी कानूनी वजह भी है कि जब आपका अखबार छप के निकलता है सुबह, तो वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। आज अगर मान लीजिए कोई टेंडर नोटिस या कोई भी, मान लीजिए मैंने अपने नाम परिवर्तन की सूचना छपाई है, तो मैं 10 साल बाद भी उस ऑफिस में, उस अखबार के दफ्तर में जाके उसको मांग सकता हूँ, उनके रिकॉर्ड रूम से निकलवा सकता हूँ। डिजिटल में या इलेक्ट्रॉनिक में वो व्यवस्था नहीं है। तो प्रिंट की जो महत्ता है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कई सालों में कम होगी करके। डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, दूसरा इसकी क्रेडिबिलिटी भी बड़ा फर्क पड़ती है। बिल्कुल, इसका एक डॉक्यूमेंटेशन, विश्वसनीयता, बिल्कुल विश्वसनीयता है कि कोई भी चैलेंज कर सकता है। इसलिए संपादक जो बैठे हुए हैं प्रिंट में, तो वो ध्यान रखते हैं कि कहीं पर वो गड़बड़ ना हो। कहीं पर क्या लगता है कि आपने इतना सारा काम किया, बहुत सारी स्टोरी भी आपकी, ऐसा कोई यादगार स्टोरी भी आपको याद आती है कि इस स्टोरी में आपको बड़ी विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ा? बिल्कुल है। अगर थोड़ा सा अतीत में आप जाएंगे तो पंजाब में आतंकवाद बहुत था और वहाँ के एक बड़े नेता गुरशरण सिंह तोहरा रायपुर की सेंट्रल जेल में नज़रबंद थे। मैं उन दोनों देशबंधु में अपनी सेवाएं दे रहा था। मेरे पास साइकिल हुआ करती थी। मैं देवेंद्र नगर में रहता था। देशबंधु से निकल के तेलघानी नाका होते हुए, जेल रोड होते हुए जेल पहुँचे आप? मतलब घर जाना होता था। गुरशरण सिंह तोहरा रायपुर सेंट्रल जेल में नज़रबंद थे। उस समय राजा राम खन्ना जेल सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, CPG उन्नी यहाँ के SP हुआ करते थे और सुनील कुमार जो यहाँ के मुख्य सचिव होके जो सेवानिवृत्त हुए, वो कलेक्टर हुआ करते थे। तो एक रात मैं लौट रहा था तो मैंने देखा कि जेल के बाहर कलेक्टर और SP की गाड़ी खड़ी हुई है। उस समय मोबाइल फ़ोन हुआ नहीं करता था। मुझे लगा कि जेल में कुछ गड़बड़ है, कुछ है यहाँ पर। हाँ, कुछ ना कुछ है कि क्योंकि देर रात 2 बजे 2:30 बजे रात को कलेक्टर का और SP का वहाँ पहुँचना ये बात को संकेत करता है कि जेल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मैं साइकिल चला के DK अस्पताल पहुंचा। उस समय DK अस्पताल पास में हुआ करता था अभी जो शास्त्री चौक पे, और वहाँ जो इमरजेंसी वार्ड था वहाँ पे टेलीफोन हुआ करता था। तो वहाँ से मैंने टेलीफोन लगाया सुनील कुमार जी को, जो मेरे बॉस हुआ करते थे, कि भाई साहब जेल में मैंने SP और कलेक्टर की गाड़ी देखी है, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला तुम जेल पहुँचो। मेरे एक साथी बसंत गुप्ता हुआ करते थे, उस समय बहुत अच्छे रिपोर्टर हुआ करते थे, उनको DK अस्पताल में तैनात किया गया और सुनील कुमार जी खुद आए। चूंकि वो नज़रबंद थे, मीडिया से बात करना असंभव था, फिर भी हम लोगों ने कोशिश की। 4 बजे करीब, सुबह 4:30 बजे, जब कलेक्टर और SP को लगा कि अब सब अखबार छप गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है,
तब उन्होंने जेल से गुरशरण सिंह तोहरा को निकाला और डीके अस्पताल ले गए। इस बीच सुनील कुमार जी ने मुझसे कहा कि आप ऑफिस में बैठो। मैं वापस ऑफिस में बैठा। 4 बजे जब गुरशरण सिंह तोहरा को एम्बुलेंस से निकाल के अस्पताल में दाखिल किया जा रहा था, तब उनसे सवाल किया गया कि तोहरा जी क्या हो गया। उन्होंने बोला दांत में दर्द है। वो अंदर चले गए। कलेक्टर एसपी ने सोचा कुछ नहीं हो सकता है। 6:30 बजे जब देशबंधु छप के आया अखबार में आया तो फ्रंट पेज में ये खबर थी, नजरबंद हो गए करके। फिर नजरबंद गुरशरण सिंह तोहरा को दांत में दर्द, उनको अस्पताल ले जाया गया। फोटो सहित हम लोगों ने छापा। नतीजा ये हुआ कि यहाँ के एसपी, कलेक्टर, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, सबको दिल्ली तलब किया गया, तलब कर दिया गया कि ये क्या हुआ, कैसे हो गया। तो चुनौतियाँ और अपने पेशे के प्रति समर्पण। उस समय हमने ये नहीं सोचा कि रात को 3 बजे हैं कि हमारे घर वाले परेशान होंगे कि रात भर घर कैसे नहीं आए। लगा कि इस खबर को अगर आज हमने ब्रेक कर दिया, ये फिर बड़ी ब्रेक होगी, बड़ी उतना नेशनल खबर बनी। उस समय पंजाब में भयानक आतंकवाद था, कई दौर था जिसपे कि वो बाद में ठीक हुआ। स्टोरीज कई हुई। मैंने अभी रिसेंटली 2015 में जब मैं पत्रिका में जगदलपुर में संपादक था, आप सभी लोग को मालूम होगा, मैंने एक स्टिंग किया था उस समय के मंत्री केदार कश्यप की वाइफ शांति कश्यप का। जी। उनकी पत्नी की जगह उनकी साली परीक्षा देते हुए मैंने खुद रंगे हाथ पकड़ा। तो बहुत हंगामा हुआ कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री की पत्नी ही फर्जी परीक्षा वाले में मुन्नी बाई के रूप में उपलब्ध हुई वहाँ पे। तो स्टोरीज बहुत हैं। उल्लेखनीय ये है जिन्होंने पत्रकारिता की दिशा भी बदली और पत्रकारिता और पत्रकारों के प्रति विश्वास भी बढ़ाया। क्या कहेंगे अपनी तरफ से, आप अगर कुछ गाइड करना चाहें नए पत्रकारों को कि जिनके अंदर में थोड़ी बहुत भी जज्बा बचा हुआ, थोड़ा बहुत कि जज्बा बचा हुआ कि कुछ करना है जीवन में, ऐसे भी लोग अभी उम्मीदें हैं, मुझे लगता है कि हमेशा कायम रहेगी क्योंकि हम लोग आशावादी हैं, चीज़ें बदलेंगी। मेरे को विश्वास है, मैं इस विश्वास से जीता हूँ कि इस देश के हालात भी बदलेंगे और चीज़ें भी बदलेंगी। मुझे ऐसा लगता है पत्रकारिता में अपार संभावनाएं हैं। जो भी पत्रकार बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं पत्रकारिता में, उनको प्याज का ध्यान रखना चाहिए। प्याज और न्यूज़ दोनों एक जैसे ही हैं। आप जितने छिलके उतारोगे और नई चीजें निकलती जाएंगी, नई कहानी आती जाएगी। तो इसके साथ जब भी जर्नलिज्म आप करो, जब भी किसी खबर में जाओ, दिमाग में प्याज को रखो कि ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया। आप जितने अंदर जाओगे उतनी ही खूबसूरत चीजें आप बाहर लेके आओगे अपने पाठकों के लिए, अपने दर्शकों के लिए। बहुत ऐसी चलता रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा। विश्वास जो थोड़ा बहुत भी डगमगाया होगा पत्रकारिता, पत्रकारों के प्रति, वो वापस कायम होने में, क्योंकि आज भी बहुत भरोसा है। लोग अस्पताल जाने से पहले पत्रकारों को या मीडिया हाउसेस को सूचना देते हैं कि हाँ ऐसा हो गया या मुझ पे ऐसा हो गया है। ये विश्वास बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। जनतंत्र में बड़ा एक ऐसी चीज बची हुई है, हालांकि 4th बार तो बोलने के लिए है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को है ना मीडिया के सामने आने की जरूरत नहीं होती। जी, यही बात है। राजेश भैया, आपसे और चर्चा करेंगे। आपने इतना अच्छा समय दिया और अच्छी बातें बताई। हमारे एक नया उद्यम कर रहे हैं हम लोग कि नए शुरुआत है कि छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता कैसी और क्या उसका इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास, और क्या बेहतर हो सकता है। आपने समय दिया। मैं निशा द्विवेदी और विनय साहब के साथ में जय जोहार। आपका धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।